तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री, जिसमें हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जानने से पहले इस चैप्टर के बारे में बात कर लें कि चैप्टर का नाम क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर का नाम आप नॉर्मल से नाम से मतलब नहीं है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण नाम है, लेकिन इससे कुछ मतलब नहीं है। हमें मतलब है क्या कि हमने इसमें पढ़ा क्या क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, है क्या चीज़ें कि सबसे पहले इसमें आपको मैंने बताया था कि ब्रह्मांड में परिवर्तन कितने प्रकार से होते हैं। दो प्रकार से, चैप्टर के हिसाब से। ध्यान सुनिए, किसके हिसाब से? चैप्टर के हिसाब से। एक भौतिक था और दूसरा रासायनिक परिवर्तन था। इसके बाद मैंने देखा था आपको या फिर बताया था कि रासायनिक समीकरण किन्हें कहते हैं, फिर रासायनिक अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, फिर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो क्यों होती हैं, क्या कि रासायनिक जो अभिक्रियाएं हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं ये, फिर रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा। इससे पहले मैं और आप पढ़ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बेसिकली देखा जाए तो इनको एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है योगात्मक या संयुगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक या संयोगात्मक अभिक्रियाएं। फिर दूसरा प्रकार आ जाता है अपघटन अभिक्रियाओं का, कि अपघटन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं। फिर इसके बाद आता है कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे अकेला इसका एक ही नाम लिख रहा हूँ कि विस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं। फिर हम अगले टाइप की बात करें तो विस्थापन के बाद आ जाता है उभय अपघटन, उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। फिर इसके बाद अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो देखिए 4 प्रकार हमने देख लिए हैं। इसके बाद जो लास्ट प्रकार आया है वो है हमारा वियोजन अभिक्रियाएं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो मोस्टली कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। और इन्हीं 5 प्रकारों के बारे में आज हम डीप में एक एक पॉइंट क्लियर करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे योगात्मक या संयोजात्मक जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं या फिर किन्हें कहते हैं। तो मैं इसको पहले इरेज कर ले रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखते हैं सबसे पहले योगात्मक या संयोगात्मक। तो इसको जानने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि योग किसे कहते हैं। योग मतलब ऐड कि नहीं। ये तो बड़ा सिंपल सवाल हुआ कि जब दो संख्याओं को हम जोड़ देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? योग कहते हैं। या 2 से ज़्यादा भी संख्या हो सकती हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा, होने क्या वाला है कि जब हम क्या करेंगे 2 या 2 से अधिक यौगिक पदार्थ या अणु, क्या कह रहे हैं हम? 2 या 2 से अधिक क्या करेंगे हम? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जोड़ दिया जाए, या क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थ या यौगिकों को जब यौगिक क्या करते हैं? आपस में जुड़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या यौगिक आपस में जुड़ते हैं और क्या एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं, ध्यान सुनिएगा मैंने क्या लिखा है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या यौगिक आपस में जुड़ेंगे, अणु जुड़ जाएं या परमाणु जुड़ जाएं और जुड़ने के फलस्वरूप क्या करें? एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण कर दें, तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? योगात्मक या संयोगात्मक अभिक्रियाएं। ध्यान से सुनिएगा, एक बार और रिपीट कर देता हूं कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ या यौगिक या परमाणु या फिर अणु आपस में जुड़ते हैं और एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? योगात्मक अभिक्रियाएं। क्लियर है कि नहीं है? अब मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं, 1 या 2 दे दूंगा, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। है क्या कि सबसे पहले हमने क्या किया? कार्बन को ले लिया। किसको ले लिया? कार्बन को। और कार्बन की रिएक्शन करवा दी ऑक्सीजन से। क्या कि कार्बन को लिया और कार्बन के साथ में मैंने क्या लिया है? ऑक्सीजन। और इनकी रिएक्शन कराने के फलस्वरूप
क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारी जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है इसको यथार्थ सिद्ध करता है कि दो पदार्थ लिए और एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण कर दिया, और इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, योगात्मक या संयोजात्मक अभिक्रियाएं। तो एक और एग्जाम्पल देख लीजिए कि मैंने सल्फर ले लिया और सल्फर की रिएक्शन किससे करवा दी, ऑक्सीजन से। क्या, मैंने सल्फर लिया और सल्फर की जो क्रिया है वो मैंने किससे करवाई है, ऑक्सीजन से। तो अब बनने क्या वाला है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। बताइए क्लियर है कि नहीं है। तो आपको एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आ गया है, डेफिनेशन भी अच्छे से समझ में आ गई है। तो अब हम बढ़ते हैं इसके अगले प्रकार पे, अपघटन अभिक्रियाएं। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपके अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अपने देखने वाले हैं दूसरा प्रकार की अपघटन अभिक्रियाएं। तो हम देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के दूसरे प्रकार, अपघटन अभिक्रियाओं पर। अपघटन अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि अपघटन अभिक्रियाएं होती क्या हैं, देन हम इसके प्रकार के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, होने क्या वाला है इसमें, कोई भी यौगिक रहेगा और जो यौगिक रहेगा वो क्या हो जाएगा, अपने अवयवी तत्वों में, क्या कहेंगे, अवयवी तत्वों में या छोटे छोटे तत्वों में क्या हो जाएगा, या छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएगा। है क्या कि जब होने क्या वाला है कि कोई यौगिक है अपने पास, और यौगिक जो अपघटन अभिक्रियाएं होंगी जब, तो यौगिक का अवयवी तत्वों में या फिर छोटे छोटे अणुओं में टूट जाना ही क्या कहलाता है, अपघटन अभिक्रियाएं। मतलब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा क्या कहेंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उपस्थित यौगिक अवयवी तत्वों या छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, किसके फलस्वरूप, इसमें दो फैक्टर कार्य करते हैं। एक रहता है ताप, जिसको हम ऊष्मा के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा रहता है विद्युत। तो इन दो फैक्टर जब इस पे अप्लाई होते हैं तो ये क्या, कोई भी यौगिक रहेगा वो अवयवी तत्वों में या फिर छोटे छोटे अणुओं में विघटित हो जाएगा, और इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, अपघटन अभिक्रियाएं। बताइए क्लियर है कि नहीं है। कहेंगे क्या कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उपस्थित यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे अणुओं में ताप या विद्युत के प्रभाव के कारण टूट जाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब जो अपघटन अभिक्रियाएं हैं ये क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती हैं। क्या होती हैं, अनुत्क्रमणीय, मतलब इनरिवर्सिबल होती हैं। इतना क्लियर है कि नहीं है। ध्यान सुनिएगा बस। अब इसके हम दो प्रकार के बारे में बात करेंगे, पहला ताप या फिर ऊष्मीय अपघटन, और दूसरा प्रकार रहेगा विद्युत अपघटन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके प्रकार ऊष्मीय अपघटन के बारे में। तो ऊष्मीय अपघटन आप समझ सकते हैं कि कोई यौगिक रहेगा और उस यौगिक का हम क्या कर देंगे, ताप बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे, ताप बढ़ाने पर, या फिर उसको जला देंगे। तो जैसे ताप बढ़ाएंगे या फिर जलाएंगे, मतलब टेम्परेचर तो इंक्रीज हो ही रहा है दोनों कंडीशन में। तो जब यौगिक का ताप बढ़ा रहे हैं या फिर उसको जला रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, अपने अवयवी तत्वों में टूट जाएगा। क्या कहेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उपस्थित यौगिक का ताप बढ़ाने पर अवयवी तत्वों में या फिर छोटे छोटे अणुओं में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, ऊष्मीय अपघटन कहलाती हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या कहेंगे, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि कोई यौगिक है और उस यौगिक का हम क्या बढ़ा रहे हैं, ताप। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उपस्थित यौगिक का ताप बढ़ाने पर वह अवयवी तत्वों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, ऊष्मीय अपघटन। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास CaCO3 है, तो जब हम इसको जलाएंगे या गर्म करेंगे तो ये किस में टूट जाएगा, CaO प्लस के CO2 में। यहाँ पे जो CaCO3 है इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। और जो CaO है ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे जो है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो KClO3, जब हम इसको
गर्म करेंगे तो ये किस में टूट जाएगा, KCl में और ऑक्सीजन में। बताइए इतना क्लियर है कि नहीं है? तो इन दोनों के माध्यम से आई होप आप समझ चुके होंगे कि ऊष्मीय अपघटन किसे कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ऊष्मीय अपघटन के बाद दूसरा प्रकार की विद्युत, ऊष्मीय अपघटन के बाद किसकी बात करेंगे, विद्युत अपघटन की। तो ध्यान से सुनिएगा, होने क्या वाला है इसमें, हमें कोई विद्युत अपघट्ट लेना है। क्या कहेंगे, जब किसी विद्युत अपघट्ट के ने जिन्हें जलीय विलयन में घोले जाने पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन देते। तो विद्युत अपघट्ट जैसे अपने पास अम्ल है या क्षार है, अम्ल या क्षार, जब किसी विद्युत अपघट्ट अम्ल या क्षार के जलीय विलयन में, किसके, कौन से विलयन में, जलीय विलयन में, जब किसी विद्युत अपघट्ट अम्ल या क्षार के जलीय विलयन में हम क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित कर दी हमने, विद्युत धारा। तो जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा। ध्यान सुनिएगा, बस यही चीज़ लोग गलती कर देते हैं। क्या क्या देते हैं कि आयनों में टूट जाएगा, लेकिन हमें क्या कहना है कि अपने अवयवी तत्वों में विघटित हो जाएगा या अपने अवयवी तत्वों में टूट जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, जब किसी विद्युत अपघट्ट अम्ल या क्षार के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो होता क्या है, वह अपने अवयवी तत्वों में विघटित हो जाता है या फिर टूट जाता है। और इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, विद्युत अपघटन कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया NaCl, और NaCl को जब हम गर्म करते हैं या सीधा कह दो विद्युत धारा प्रवाहित की, तो होने क्या वाला है कि जो NaCl रहेगा वो Na और Cl में विघटित हो जाएगा, Cl2 बना लेगा, Na अपना यौगिक है और ये क्लोरीन गैस यहाँ पे टूट जाएगी। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि ये जो इस प्रकार की अभिक्रिया हैं उन्हें किस प्रकार से हैंडल करते हैं या फिर किस प्रकार से समझेंगे। तो एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अपघटन अभिक्रिया क्या है। यौगिक रहेगा, उसमें अभी तत्वों या छोटे छोटे अणुओं में विघटित होना क्या कहलाएगा, अपघटन अभिक्रिया है। और ये दो कारक के ऊपर डिपेंड करती है, एक ताप और दूसरा विद्युत, और ये होती क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। फिर हम बात करेंगे ऊष्मीय अपघटन की, तो कोई यौगिक है उसका ताप बढ़ा दो और वो अपने अवयवी तत्वों में टूट जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया है ऊष्मीय अपघटन। और एग्जाम्पल की बात कर लें तो CaCO3 है, जब इसको हमने गर्म किया तो ये CaO प्लस के CO2 में टूट गया। फिर हम बात करने वाले हैं विद्युत अपघटन की। तो विद्युत अपघटन में कोई विद्युत अपघट्ट है, अम्ल या क्षार ले लिया, उसके जलीय विलयन विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित करते हैं तो वो अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है, और इस प्रकार की अभिक्रियाएं विद्युत अपघटन कहलाती है। एग्जाम्पल आपके सामने है, तो आपको समझ में आ गया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रकार विस्थापन अभिक्रियाओं पर। तो अब हम बात करने वाले अगले प्रकार विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में, या विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, विस्थापन का मतलब होता है कि हमें करना है रिप्लेस। जैसे आपने अक्सर देखा होगा क्लासों में होता क्या है कि जैसे कोई बच्चा बैठा है, अब भैया ताकतवर भाई आएंगे और उसको उसकी जगह से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, रिप्लेस। अब जब इनने इसकी जगह से रिप्लेस कर दिया, मतलब इसको उसकी जगह से हटा दिया गया है, तो बस बेसिक सी कॉन्सेप्ट यही अप्लाई इसमें होना है कि कैसा होगा। तो देखते हैं है क्या कि रासायनिक अभिक्रियाओं समझने से पहले अपन समझेंगे यौगिक। कोई भी यौगिक रहता है तो यौगिक में क्या रहता है, परमाणु। ये परमाणुओं से मिलकर बना होगा, या तो अणुओं से या फिर आयनों से। ध्यान सुनिएगा, तो बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उपस्थित यौगिक के परमाणु, अणु, आयन, क्या, बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उपस्थित यौगिक के परमाणु, अणु, आयन के स्थान पर, परमाणु, अणु, आयन के स्थान पर कोई दूसरे तत्व का, क्या कहेंगे, बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उपस्थित यौगिक के परमाणु, अणु, आयन के स्थान पर किसी दूसरे तत्व का परमाणु, अणु, आयन क्या हो जाता है, आ जाता है, या उसकी जगह को ग्रहण कर लेता है और उसको क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं। ध्यान से सुनिएगा, होने क्या वाला है, कोई यौगिक है, यौगिक के परमाणु, अणु, आयनों के स्थान पर कोई दूसरे तत्व का परमाणु, अणु, आयन आ जाएगा, तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं रहेंगी वो क्या कहलाएंगी, विस्थापन अभिक्रियाएं। और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। आपने अगर क्रियाशीलता पढ़ा नहीं है कि तत्वों की क्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी बनाई गई है, उसको विभाजित किया। अब हम अपना जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तो उसको मैं आपको बता दूंगा। अब तो ध्यान से सुनिएगा, होने क्या वाला है कि जैसे आपने लिया जिंक और जिंक की रिएक्शन करा दी H2SO4 से, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से हमने इसकी रिएक्शन कराई, तो हमें पता है जो जिंक है, जिंक की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है। तो जिसका जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन, सल्फ्यूरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ZnSO4
और जो H2 बचा है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आपका होगा इससे समझ में नहीं आया तो एक और रिएक्शन देख लीजिए कि हमने आयरन लिया और आयरन की रिएक्शन करा दी कॉपर सल्फेट से। तो भैया आयरन की जो क्रियाशीलता है वो कॉपर की क्रियाशीलता से अधिक है। क्यों? क्योंकि जब आप क्रियाशीलता वाली श्रेणी पढ़ोगे तो उसमें जो आयरन का स्थान है वो कॉपर से क्या है, ऊपर है। तो हमें पढ़ा है कि जिसका स्थान ऊपर होता है वह अपने से नीचे स्थित तत्व को उसके परमाणु अणु आयन से विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पे भी यही होगा कि आयरन कॉपर को इसके स्थान से क्या करेगा, विस्थापित करेगा और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, FeSO4 और बचा कुचा है जो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे Cu। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रकार द्विविस्थापन अभिक्रियाओं पर। तो हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के नंबर 4 की। तो ध्यान से देखिए है क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया। जब होता क्या है, लोग बलवान होते हैं तो कॉम्प्रो होता है, मतलब एक दूसरे को मारते नहीं, मतलब उसकी जगह पर विस्थापित नहीं करते। वो कहते हैं भाई जब आवश्यकता हमें पड़ेगी तो हम तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे पास। आपने SST में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा विनिमय वाला, मतलब तुम्हें आवश्यकता है तो हम तुम्हें दे दे रहे हैं और हमें आवश्यकता पड़ेगी तो तुम हमको दे देना। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है कि होने क्या वाला है, देखो यौगिक रहते हैं तो मान के चलो एक यौगिक यहाँ पे हो गया और दूसरा यौगिक यहाँ पे हो गया। जो यौगिक रहते हैं वो किससे बने होते हैं, आयनों से। किससे बने होते हैं, आयनों से। आयन लिख ले रहे हैं कि यौगिक किससे बने हैं, आयनन से। तो जब यौगिक के आयन रहेंगे तो ये क्या करेंगे, आपस में विनिमय करेंगे। क्या करेंगे, विनिमय करेंगे और एक आपस में विनिमय के फलस्वरूप नए प्रकार के यौगिक का निर्माण कर लेंगे। समझिएगा कैसे है क्या कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उपस्थित यौगिकों के आयनों के परस्पर विनिमय से एक नए प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है और इस प्रकार की अभिक्रियाएं द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहेंगे हम, यौगिकों के आयनों के परस्पर विनिमय से, यौगिकों के आयनों के परस्पर विनिमय से एक प्रकार के नए यौगिकों का निर्माण होगा और इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या कहलाएंगी, हमारी द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रियाएं। तो देखते हैं कैसे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट, Ag मतलब सिल्वर और Na नाइट्रेट की रिएक्शन हमने करवा दी NaCl से। तो पहले इनके आयनों की अगर बात करें तो ये भैया सिल्वर पॉजिटिव और नाइट्रेट पे एक नेगेटिव। यहाँ पे बात करें तो सोडियम पे एक पॉजिटिव और कैल्शियम पे एक नेगेटिव। तो आयन हो गया। अब पॉजिटिव वाला किससे रिएक्शन करेगा, नेगेटिव वाले से, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले से रिएक्शन करेगा। तो देखो यौगिकों हैं और यौगिक के ये हैं आयन। तो यौगिकों के आयनों के परस्पर विनिमय, अब भैया विनिमय करवा दो तो Ag क्या बन जाएगा, Cl और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, NaNO3। बताइए क्लियर है कि नहीं है। मतलब यौगिकों के आयनों के परस्पर विनिमय से जब नए प्रकार के यौगिकों का निर्माण होगा है तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रियाएं। बताइए क्लियर है कि नहीं है। देखिए मैंने इतने बेसिक सिंपल से बताया कि एक छोटा बच्चा भी आसानी से समझ लेगा, तो क्लियर हो ही गया होगा आपका। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टाइप वियोजन अभिक्रियाओं पर। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे लास्ट प्रकार वियोजन अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में। तो वियोजन अभिक्रियाएं बेसिकली हैं क्या, अपघटन अभिक्रियाओं से प्रेरित होती हैं। बस इसमें है क्या कि थोड़ा सा चेंज होने वाला है कि वहाँ पे जो अभिक्रियाएं थी वो अनुत्क्रमणीय थी, यहाँ पे जो अभिक्रियाएं रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, उत्क्रमणीय, मतलब रिवर्सिबल। तो समझते हैं कि इनमें उपस्थित जो यौगिक रहेगा, कोई अभिक्रिया है उसमें क्या है, यौगिक है। ये जो यौगिक रहेगा किसी विशेष परिस्थिति, क्या कहेंगे, किसी विशेष परिस्थिति। क्योंकि विशेष परिस्थिति का मतलब वही कंडीशन रहने वाली है, तो ताप रहेगा या तो विद्युत रहने वाला। किसी विशेष परिस्थिति ताप या विद्युत हम लगाएंगे तो यौगिक क्या रहेगा, वो टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जैसे ही इस विशेष परिस्थिति क्या हो जाएगी, हट जाएगी, टूटेगा। और टूटने के बाद है क्या, विशेष परिस्थिति हट गई। तो अगर विशेष परिस्थिति हट जाती है तो वो क्या रहेगा, मूल यौगिक में परिवर्तित हो जाएगा। किस में हो जाएगा, मूल यौगिक में परिवर्तित। समझिएगा कैसे
है क्या अपने पास, जैसे सपोज हमने क्या किया कि कोई एक बेसिक सा एग्जाम्पल समझते हैं कि हमारे पास आटा है, हमने उसको भैया पानी में मिलाया, आटा और पानी को मिक्स किया, वो गोंद टाइप में बन गई उसकी, अब उसमें से भैया पानी निकालिए फिर आटा बन गया, कुछ ऐसा होने वाला है, मतलब जादू। तो देखते हैं ये जादू होता कैसे है कि कोई यौगिक रहेगा, यौगिक किसी विशेष परिस्थिति, ताप या विद्युत के प्रभाव में अपनी छोटे छोटे अणुओं या यौगिकों में टूट जाएगा, और जैसे ही उस विशेष परिस्थिति का मान हटता है तो यौगिक अपने मूल यौगिक, मतलब जो कंडीशन रहेगी वो अपने मूल यौगिक में परिवर्तित हो जाएगी, और इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? वियोजन अभिक्रियाएं। क्या कहेंगे? इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि भाई है क्या, कुछ नहीं है, बेसिक सा यही है कि इसमें वियोजन अभिक्रियाएं जस्ट अपघटन अभिक्रियाओं से प्रेरित है। बस कंडीशन क्या है कि वो उत्क्रमणीय नहीं थी और ये उत्क्रमणीय है। तो इनके प्रकार के देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊष्मीय वियोजन की। तो ऊष्मीय वियोजन में है क्या? तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उपस्थित यौगिक का ताप बढ़ाने पर, क्या कहेंगे? ताप बढ़ाने पर टूट जाता है। जो यौगिक रहेगा वो ताप बढ़ाने पर अपने अणुओं में टूट जाएगा। काहे में टूट जाएगा? अणुओं में टूट जाता है। और जैसे ही हम उसको का ताप को क्या करते? कम, मतलब ठंडा करने पर, ठंडा करने पर मूल यौगिक में परिवर्तित हो जाएगा। ठंडा करने पर क्या हो जाएगा? मूल यौगिक में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं रहेंगी वो क्या कहलाएंगी? ऊष्मीय वियोजन। ध्यान से सुनिएगा, है क्या? कोई यौगिक है, उसका हमने ताप बढ़ाया और ताप बढ़ाने पर वो अपने अणुओं में टूट गया, लेकिन जैसे अणुओं में टूटता है तो हम उसको ठंडा करने लगते हैं, मतलब उसको ताप को कम करने लगते हैं, कम करते जाते हैं। तो वो ठंडा करने पर क्या हो जाएगा? मूल यौगिक में परिवर्तित हो जाएगा। और इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या कहलाएंगी? ऊष्मीय वियोजन। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अपने पास है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो जब भैया इसको हम क्या करते हैं? गर्म, और फिर करेंगे ठंडा। और एक चीज़ ध्यान करिए, उत्क्रमणीय का साइन कुछ ऐसे होता है रिवर्सल का। तो जब इसको गर्म किया तो भैया ये NH3 प्लस के HCl में टूट गए, और जब इसको ठंडा किया तो फिर क्या बन गए? NH4Cl। और इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? ऊष्मीय वियोजन। बताइए इतना क्लियर है कि नहीं है? अब ये क्लियर हो गया तो लास्ट प्रकार बचता है कि विद्युत वियोजन किसे कहते हैं? विद्युत वियोजन। तो ध्यान से सुनिएगा, जो विद्युत वियोजन है, तो विद्युत वियोजन को समझने से पहले हमें एक चीज समझनी है। विद्युत अपघटन हम समझ ही चुके थे, बस उसी चीज को यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। है क्या कि कोई अपने पास जलीय विलयन है, जलीय विलयन में हम कोई यौगिक डालेंगे, तो जब यौगिक डालेंगे तो वो अपने आयनों में टूट जाएगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। और फिर हम उस जलीय विलयन को हटा लेंगे, मतलब अगर वहाँ से हमने जल हटा लिया तो जो आयन रहेंगे वो परस्पर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और इस प्रकार की जो अभिक्रिया रहेंगी वो क्या कहलाएंगी? विद्युत वियोजन। है क्या कि हमने जलीय विलयन लिया और जलीय विलयन में यौगिक को डाला, तो यौगिक को जैसे ही डालते हैं फिर उसके बाद उसमें करा देते हैं विद्युत धारा प्रवाहित, तो वह आयनों में टूट जाएगा। और आयनों में टूटने के फलस्वरूप हम उसमें उपस्थित जो जल है उसको हम वाष्प के रूप में उड़ा देंगे, और जो आयन रहेंगे वो परस्पर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और इस प्रकार की अभिक्रियाएं विद्युत वियोजन कहलाती हैं। समझिएगा, थोड़ा सा लिख के बताते हैं कि अपने पास कोई यौगिक है, यौगिक को हमने जलीय विलयन में डाला और साथ में क्या डाल दिया? करंट। करंट मतलब विद्युत धारा। तो होगा क्या? ये अपने अणुओं में टूट जाएगा, मतलब आयनों में। अब भैया आयनों में टूट गया, आयनों में टूटने के फलस्वरूप हम करेंगे क्या कि जैसे ये आयनों में टूटेगा तो हम उसमें उपस्थित जो जल है, जल को हटा लेंगे। क्या करेंगे? हटा लेंगे। अब जल को हटा लिया तो जो आयन क्या करेंगे? पुनः मूल यौगिक बना लेंगे। क्या करेंगे? पुनः आयन क्या करेंगे? पुनः मूल यौगिक बना लेंगे। तो समझ, आई होप आप समझ चुके होंगे कि वियोजन विद्युत वियोजन होता क्या है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव हो जाएगा और Cl पे एक नेगेटिव, और इस प्रकार की अभिक्रियाएं विद्युत वियोजन। तो आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक बने रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।